हेलो। मैं हरीश आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल HD क्लासेस। देखो, हम सेल यानी कि कोशिका का पहला पार्ट पिछली वीडियो में खत्म कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे सेल यानी कि कोशिका का जो बचा हुआ भाग है यानी कि पार्ट 2। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था क्लोरोप्लास्ट के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था हमने? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक के बारे में। तो थोड़ा सा रिवाइज करते हुए चलते हैं अपने। देखो, हरित लवक, हरित लवक क्या होता है, क्या काम आता है? तो सबसे पहली बात सर, ये केवल और केवल प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, यानी कि पादप जो कोशिकाएं होती है उन्हीं में प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। हरित लवक के अंदर पाया जाता है पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल। हरित लवक में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। और यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो कहेंगे हम हमारे इस हरित लवक का था, क्योंकि जो पर्णहरित जो होता है यह सहायता करता है प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस अभिक्रिया के करवाने में। किसमें सहायता करता है यह? फोटोसिंथेसिस रिएक्शन को पूरा करवाने में। और जो फोटोसिंथेसिस इक्वेशन या अभिक्रिया होती है, ये होती है कि कैसे पादप सूर्य प्रकाश, सनलाइट से, सूर्य प्रकाश से भोजन बनाना, सूर्य प्रकाश से भोजन बनाना, ये जो संभव हुआ है ये किसकी सहायता से संभव होता है? फोटोसिंथेसिस। सर, हम फोटोसिंथेसिस की सहायता से या फोटोसिंथेसिस अभिक्रिया की सहायता से भोजन क्यों नहीं बना पाते? क्योंकि फोटोसिंथेसिस अभिक्रिया के लिए जिन चीजों की आवश्यकता है वो है एक CO2, एक जल, और दूसरा पराबैंगनी प्रकाश यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज। सर, ये तीनों तो चीजें हमें भी मिलती हैं, तो हमारे पास क्या नहीं है? पर्णहरित क्लोरोफिल नहीं है। और जब ये चारों चीजों प्रेजेंट होती है, चार की चार जो थिंग्स हैं जब ये प्रेजेंट होती हैं, तब जाकर प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया पूरी होती है और इससे क्या बनता है? भोजन यानी कि ग्लूकोज बनता है। तो देखो, चाहे पादप हो चाहे जंतु हो, सबका टारगेट होता है ग्लूकोज तक पहुंचना। जैसे हम ग्लूकोज कैसे बनाते हैं? सर, हम खाना खाते हैं, खाने के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है, स्टार्च होता है, माल्टोस होता है, यानी कि स्टार्च के अलग अलग भाग, प्रोटीन होता है, फैट वसा होती है। हम उन सब का पाचन करके क्या बनाते हैं? ग्लूकोज। तो यहाँ भी पादप ने कैसे ग्लूकोज बनाया? इसने सूर्य प्रकाश से ग्लूकोज बनाया। अच्छा, इसके पश्चात ये यह इस ग्लूकोज का क्या करता है? पादप इस ग्लूकोज का क्या करेगा? देखो, जो काम हमने किया था, हमने ग्लूकोज का क्या किया था? सर, हमने श्वसन की अभिक्रिया की थी, उससे हमने एनर्जी बनाई थी। तो सेम पादप भी क्या करेगा? श्वसन की अभिक्रिया करेगा और इससे क्या बनाएगा? एनर्जी बनाएगा। क्योंकि देखो, अंतिम जो टारगेट है, लास्ट टारगेट क्या होता है? एनर्जी बनाना ही होता है। तो ये हमारा प्लास्टिड का पहला पार्ट था। अब हम आगे बढ़ते हैं और प्लास्टिड का दूसरा पार्ट करते हैं। हमारा दूसरा जो पार्ट है वो है क्रोमोप्लास्ट। देखो, प्लास्टिड या लवक का पहला पार्ट था क्लोरोप्लास्ट और हमारा दूसरा जो पार्ट है वो क्या है? क्रोमोप्लास्ट यानी कि वर्णी लवक। देखो, इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है। यहाँ देखो, क्रोमो जो शब्द आ रहा है, इस क्रोमो शब्द का मतलब ही क्या होता है? रंग, कलर्स। यहाँ से हम कह सकते हैं कि इसका काम क्या होता है? प्लांट्स में रंग पैदा करना, यानी कि अच्छा, यानी कि प्लांट्स में जो हरा रंग होता है वो ये देता है? नहीं, सिर्फ हरे रंग को छोड़कर, हरे रंग को छोड़कर, ग्रीन कलर को छोड़कर, तो सर ये हरा रंग कौन देता है? हरा रंग देता है हमारा क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक। तो हरे रंग को छोड़कर बाकी सभी रंगों के लिए जिम्मेदार कौन होता है? हमारा क्रोमोप्लास्ट। और ये बात अच्छी है कि ये एनिमल सेल्स में नहीं होता, नहीं तो हमारे रंग होते, कोई पीले रंग का होता, कोई लाल रंग का होता, कोई हरे रंग का होता, तो फिर हमारे नाम भी कुछ ऐसे ही होते। तो अच्छा ही है कहीं ना कहीं कि हमारे रंग नहीं होते। अच्छा, जैसे कि एग्जाम्पल देखो, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है हमारा टमाटर का लाल रंग। देखो, टमाटर का लाल रंग किस वर्णक पिगमेंट के कारण होता है? देखो, वर्णक मतलब पिगमेंट,
कि किस पिगमेंट के कारण होता है टमाटर का लाल रंग, तो ये होता है लाइकोपीन के कारण। यानी कि टमाटर में एक लाइकोपीन नाम का वर्णक बनता है जिसको अपने क्या कहते हैं, क्रोमोप्लास्ट, और उसी के कारण इसका रंग क्या होता है, लाल हो जाता है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं प्याज और सेब, इनका रंग भी क्या होता है, लाल होता है, और यह किसके कारण होता है, एंथोसायनिन के कारण होता है। और यह प्रश्न अभी गत एसएससी सीएचएसएल परीक्षा, एसएससी सीएचएसएल परीक्षा 2020 में पूछा गया था कि प्याज का लाल रंग किसके कारण होता है। तो प्याज का लाल रंग किसके कारण होता है, एंथोसायोनिन के कारण होता है। चीजें बहुत ही अच्छा है जब हम इन्हें बहुत ही आराम से बिल्कुल समझ समझ के पढ़ते हैं, क्योंकि देखो साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां हमें रटना नहीं पड़ता। बहुत सी वीडियोस देखते हैं, बहुत से टीचर्स को देखा है, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, पर टीचर्स ज्यादातर ये बोल देते हैं कि हाँ ये याद कर लेना, तो ऐसा नहीं होता, कुछ भी याद करना नहीं होता। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ हमारे तीसरे पार्ट की। जो तीसरा पार्ट है वो है ल्यूकोप्लास्ट, यानी कि अवर्णी लवक। ये हमारा प्लास्टिड का लवक का तीसरा पार्ट है, अवर्णी लवक यानी कि ल्यूकोप्लास्ट। इसका काम होता है फूड स्टोरेज का, भोजन को स्टोर करने का। क्योंकि देखो पादप लगातार प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया से क्या बनाता जा रहा था, अपने लिए ग्लूकोज बनाता जा रहा था। और जो श्वसन की जो अभिक्रिया करता है पादप, प्लांट्स जो रेस्पिरेशन की रिएक्शन करते हैं, इसकी गति जो होती है वो बहुत ज्यादा स्लो होती है, यानी कि वो सारा का सारा ग्लूकोज यूज नहीं कर पाता। तो अब हमें इसे सेव करके रखना है, संचित करके रखना है। तो यह कहाँ संचित करता है, तो यह प्लांट्स के उन पार्ट्स में जहां सनलाइट, या मैं से बोलूं कि डायरेक्ट सनलाइट, जहां डायरेक्ट सनलाइट नहीं पहुंच पाती, यानी कि रूट्स, जड़ें जो होती हैं, सीड्स, यानी कि इनके बीज, इन स्थानों पर क्या पाए जाते हैं, ल्यूकोप्लास्ट। तो यह भी एसएससी के अंदर पूछा गया है कि ल्यूकोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट होता है, ऑप्शन में था रूट्स। और रूट्स भी अगर अपने बात कहें तो कौन सा, जो जमीन के अंदर है। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं, और हमारा सेल का जो तीसरा अंग है, ऑर्गन है, वो है गोल्जी बॉडी, गोल्जी काय। तीसरा अंग कौन सा हो गया हमारे सेल का, गोल्जी बॉडी, गोल्जी काय। सबसे पहले अगर मैं इसका काम देखूं तो इसका काम होता है सेल में सिंथेसाइज होने वाले पदार्थों को मॉडिफाई कर स्टोर करना, व उन्हें वेरियस टारगेट तक पहुंचाना। तो ये काम किसका होता है, गोल्जी काय का। देखो गोल्जी काय बिल्कुल उसी तरह काम करती है जैसे हमारे घर में हमारी माँ काम करती है। कैसे, देखो जब कोशिका के अंदर डाइजेशन, पाचन हो रहा है, पाचन का काम, क्योंकि सारी क्रियाएं कोशिका में होती है, तो इस पाचन से कुछ वेस्ट मटेरियल, कचरा भी बनेगा। और उस कचरे को अगर कोशिका से बाहर नहीं किया गया तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारी पूरी कोशिका किससे भर जाएगी, कचरे से भर जाएगी। तो ऐसी कोशिका हमारी किसी काम की नहीं होती। तो इस कचरे को निपटाने के लिए, इस कचरे को कोशिका से बाहर करने के लिए हम किसकी सहायता लेते हैं, गोल्जी काय की। यानी कि गोल्जी काय, गोल्जी बॉडी का क्या काम होता है, कोशिका से कचरे को बाहर करना। कैसे बाहर करता है सर, सबसे पहले यह जो पदार्थ बनते हैं उनको पैक करता है, उनकी पैकेजिंग करता है, उसके बाद उनको स्टोर करता है, उसके बाद उनको क्या करता है, स्टोर करता है, फिर मॉडिफाई करता है। यानी कि यह उस कचरे को थैलियों के अंदर पैक करता है और उसे क्या कर देता है, बाहर। यानी कि एक थैली ली, इसके अंदर बहुत सारे कचरे को क्या कर दिया, इकट्ठा कर दिया, और इस कचरे को बोला जाता है सेल सैप। इसे अपने क्या बोलते हैं, सेल सैप। और ये जो सेल सैप इकट्ठा हुआ होता है, इसके अंदर बहुत सारा पानी होता है, और इसे ही कहा जाता है वैक्यूल, यानी कि रिक्तिका। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि रिक्तिका का जो निर्माण है वो किसने कर दिया, हमारे गोल्जी काय ने कर दिया। इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर बनता है प्रोटीन। हमारी बॉडी में क्या बनता है, प्रोटीन। यह इस प्रोटीन को मॉडिफाई कर किस में चेंज कर लेती है,
एंजाइम में, और इन एंजाइम्स को एक थैली के अंदर पैक कर देती है, और इस एंजाइम युक्त थैली को बोला जाता है लाइसोसोम। यानी कि लाइसोसोम का निर्माण भी कौन करता है? गोल्जी बॉडी करती है। अब देखते हैं कि गोल्जी बॉडी को क्या कहा जाता है। गोल्जी बॉडी को बोला जाता है पोस्ट ऑफिस, सेल का पोस्ट ऑफिस। क्योंकि देखो इसका काम था कचरे को कोशिका से बाहर छोड़ के आना, जिन पदार्थों की जहां आवश्यकता होती है उन्हें वहां पहुंचाना। ये काम भी किसका था? हमारे गोल्जी बॉडी का था। तो इस तरह हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिए? सबसे पहले हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद हमने प्लास्टिड लवक के बारे में पढ़ा। लवक के 3 पार्ट थे, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। और उसके बाद हमने क्या कंप्लीट कर लिया? गोल्जी बॉडी। अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारा जो अगला पार्ट है वो है वैक्यूल, रिक्तिका। देखो यहाँ एक प्रश्न बनता है, एक छोटा सा प्रश्न अगर मैं आपसे पूछूं तो वो है कि आपको प्यास लगती है, आपको जब प्यास लगती है तो आप क्या करते हैं? तो यहाँ एक कॉमन सा जवाब रहेगा सबका, सब पानी पीते हैं। तो मेरा प्रश्न है कि क्या पेड़ पौधों को प्यास नहीं लगती? बिल्कुल लगती है, क्योंकि हर एक लिविंग थिंग को प्यास भी लगती है, वो पानी भी पीते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपने को हमारे फील्ड्स के अंदर, खेतों के अंदर पानी लगाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि पौधों की प्यास भी तो मिटानी है। पर हम क्या है, जब भी हमें प्यास लगती है हम उठकर पानी पी लेते हैं। क्या प्लांट ऐसा कर सकते हैं? कभी ऐसा सुना है कि दो पेड़ थे, एक साथ इकट्ठे हुए और बोले कि चल मित्र पानी पी कर आते हैं? ऐसा नहीं होता, ऐसा हम ही कह सकते हैं। तो ये ऐसा काम है नहीं करते। तो फिर हम क्या करें? अब देखो इन्हें होती है पानी के स्टोरेज की आवश्यकता, क्योंकि एक बार अगर इन्हें पानी मिल जाए तो ये पानी को क्या कर लेते हैं? स्टोर कर लेते हैं। तो ये काम करता है रिक्तिका। रिक्तिका का मेन काम होता है पानी को स्टोर करना। और स्टोरेज की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है प्लांट्स को, हमें नहीं है। इसीलिए प्लांट सेल के अंदर सबसे बड़ा अगर कोशिकांग होता है वो क्या होता है? कोशिका होती है। देखो जिस चीज की जहां ज्यादा आवश्यकता होती है वो चीज वहां मात्रा में भी क्या होगी? ज्यादा होगी। अच्छा, तो कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो रात दिन पानी के अंदर रहते हैं, जिन्हें अपने हाइड्रोफाइटा प्लांट्स बोलते हैं, यानी कि कमल का फूल। देखो अगर मैं बात करूं कि ऐसे प्लांट्स को, यानी कि कमल के फूल को, क्या पानी को स्टोर करने की आवश्यकता है? नहीं सर, वो तो रात दिन ही पानी में रहते हैं। तो देखो जिस अंग की जहां आवश्यकता नहीं होती वो वहां क्या हो जाता है? एब्सेंट होता है। ये प्रश्न बहुत बार पेपरों में पूछा गया है, ध्यान रखना बच्चों। अच्छा, इसके बाद अगर अपने बात करें कि डिहाइड्रेशन यानी कि निर्जलीकरण में सबसे अधिक प्रभावित कोशिकांग कौन सा है? देखो इसका काम था पानी का स्टोरेज करना व पानी का बैलेंस बना के रखना। और डिहाइड्रेशन में क्या होता है? पानी इनबैलेंस हो जाता है। पानी क्या हो जाता है? इम्बैलेंस हो जाता है। यानी कि कौन सा अंग प्रभावित होगा? हमारा वैक्यूल। कौन सा अंग प्रभावित होगा? हमारा वैक्यूल प्रभावित होगा। अच्छा, तो ये हमारे वैक्यूल की कहानी थी। वैक्यूल का जो बाहरी आवरण होता है इसे टोनोप्लास्ट कहा जाता है। अच्छा, इसके बाद मैं हमारे अगले अंग की बात करता हूँ। हमारा जो अगला अंग है वो है लाइसोसोम। देखो लाइसोसोम होता है, इसे मैं लिख सकता हूँ लाइसो प्लस सोम। लाइसो का मतलब होता है नष्ट करना, फिनिश कर देना। और सोम का मतलब होता है बॉडी, यानी कि ये किसी न किसी बॉडी को नष्ट कर रहा है। तो हमारा प्रश्न है कि सर ये किसकी बॉडी को नष्ट कर रहा है? तो देखो जो विदेशी घुसपैठिए होते हैं, कौन हो गए? विदेशी घुसपैठिए। तो ये घुसपैठिए क्या होते हैं? जो बिना परमिशन के हमारे देश में घुस जाते हैं उन्हें अपने क्या कहते हैं? विदेशी घुसपैठिए कहा जाता है। तो हमारे शरीर का विदेशी घुसपैठिया कौन होगा? सर जो पदार्थ, जो मटेरियल, जो एलिमेंट्स हमारे शरीर का नहीं है, बाहर से आया है, वो हमारे शरीर के लिए क्या हो जाएंगे? विदेशी घुसपैठिए। यानी कि वायरस, बैक्टीरिया, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, ये सब हमारे लिए क्या है? विदेशी घुसपैठिए।
तो लाइसोसोम का काम होता है इन विदेशी घुसपैठियों को खत्म करना, मारना। अच्छा, ये विदेशी घुसपैठियों को यानी कि वायरस से, बैक्टीरिया से, इनसे लड़ने का काम तो हमारी डब्ल्यूबीसी का होता है। डब्ल्यूबीसी यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं, व्हाइट ब्लड कार्पल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं, व्हाइट ब्लड कार्पल्स। अच्छा, देखो, काम तो करती है लाइसोसोम ही, क्योंकि लाइसोसोम की सबसे ज्यादा जो संख्या होती है वो किसमें पाई जाती है, डब्ल्यूबीसी में पाई जाती है। और यही कारण होता है कि डब्ल्यूबीसी जो होती है वो विदेशी घुसपैठियों को खत्म करती है। आरबीसी के अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता, एब्सेंट होते हैं, और यही कारण होता है कि आरबीसी जो होती है वो प्लीहा, स्प्लीन में आकर खत्म होती है, क्योंकि ये खुद का आत्मदाह नहीं कर सकती, तो ये चलकर आती है स्प्लीन में, और स्प्लीन में पहले से पड़ा होता है लाइसोसोम, जो इन मरी हुई आरबीसी को क्या करता है, खत्म करता है। अच्छा, अब देखो, लाइसोसोम को बोला जाता है पाचन का केंद्र, क्योंकि लाइसोसोम में पाए जाते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, और इन एंजाइम्स का काम होता है भोजन का पाचन करना। अगर गलती से ये थैली कहीं से फट जाए, तो अगर ये थैली फटेगी तो ये एंजाइम है, ये कोशिका में फैलते हैं, और जहां जहां ये एंजाइम फैलेंगे वहां वहां कोशिका का भी क्या कर देंगे, पाचन कर देंगे, यानी कि कोशिका को खत्म कर देंगे। इसीलिए कोशिका को बोला जाता है, सॉरी, लाइसोसोम को बोला जाता है सुसाइडल बैग, आत्मघाती थैलियां, या कोशिका का एटम बम। अब हम बात करते हैं राइबोसोम की। देखो, राइबोसोम जो होता है यह एक कोशिका रहित, सॉरी, झिल्ली रहित कोशिकांग है, यानी कि इसके बाहर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। यह कणों के रूप में जो अपना साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव साइटोप्लाज्म में फैला रहता है, और इन कणों को बोला जाता है पैलेडे के कण। देखो, राइबोसोम जो होता है वह प्रोटीन व आरएनए का बना होता है, और आरएनए का काम होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना, प्रोटीन का सिंथेसाइज करना, इसे बनाना, और इसीलिए राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। तो आपसे कोई पूछे कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं अपने राइबोसोम को। देखो, राइबोसोम दो प्रकार का होता है, 70S राइबोसोम और 80S। ये जो S होता है ये एक यूनिट की तरह काम करता है, इसको बोलते हैं स्वेटबर्ग यूनिट। ये राइबोसोम के वॉल्यूम और डेंसिटी, आयतन और घनत्व का ज्ञान करवाता है। जो 70S राइबोसोम है ये पाया जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, और 80S पाया जाता है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे अगले पार्ट की। तो अगला पार्ट जो है हमारा वो है न्यूक्लियस। इसके बाद हम किसके बारे में पढ़ेंगे, न्यूक्लियस केंद्र। देखो, न्यूक्लियस या जो केंद्रक है इसके जो खोजकर्ता थे वो थे रॉबर्ट ब्राउन, और न्यूक्लियस के स्टडी को, केंद्र के अध्ययन को बोला जाता है कैरियोलॉजी। इसके अध्ययन को क्या कहते हैं अपने, देखो बहुत बार पेपर के अंदर पूछा गया है कि न्यूक्लियस यानी कि केंद्र के अध्ययन को क्या कहा जाता है, कैरियोलॉजी। इसे सेल का सीपीयू कहते हैं, क्योंकि यह पूरी कोशिका को कंट्रोल करता है। लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ एनिमल सेल, यह जो जंतु कोशिका होती है उसका सबसे बड़ा कोशिकांग होता है, और जो पादप कोशिका होती है उसका सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है, वैक्यूल। अच्छा, देखो, जो केंद्रक है ये दो लेयर से मिलकर बना होता है, और इसकी जो बाहर की लेयर है यह अंतःद्रव्यीय जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा जुड़ा रहता है। इसके अंदर कुछ महीन धागे पाए जाते हैं जिन्हें क्रोमेटिन फाइबर कहते हैं, और सेल के डिवीजन के समय ये आपस में इकट्ठे होकर क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। इसके अंदर एक द्रव पाया जाता है जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। इस न्यूक्लियोप्लाज्म में पाया जाता है न्यूक्लिक अम्ल, जो अपने आगे पढ़ेंगे इसके बाद, डीएनए और आरएनए। अच्छा,
एक पाया जाता है केंद्रिका। इस केंद्रिका का काम होता है आरएनए का फॉर्मेशन करना, यानी कि आरएनए का जो निर्माण है वो कौन करती है, केंद्रिका, न्यूक्लियोल्स। और इसीलिए इसे आरएनए की फैक्ट्री भी कहा जाता है, फैक्ट्री ऑफ आरएनए। हमारा जो नेक्स्ट ऑर्गन है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःद्रव्य जालिका। देखो इसका काम होता है न्यूक्लियोप्लाज्म व साइटोप्लाज्म में पदार्थों का आदान प्रदान करना। यह एक जाल की तरह होता है, पूरी कोशिका में जाल की तरह फैला रहता है, इसीलिए इसे सेल का कंकाल भी कहते हैं। इसे अपने क्या कहते हैं, सेल का कंकाल तंत्र भी कहा जाता है। यह दो प्रकार की होती है, एक तो होती है हमारी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चिकनी अंतःद्रव्य जालिका, क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम के कण नहीं पाए जाते। और एक हमारी होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम के कण पाए जाते हैं। और इसी के कारण ये प्रोटीन के निर्माण में क्या करती है, सहायता करती है। जबकि ये जो होती है हमारी, ये हमारी जो होती है ये तो प्रोटीन के निर्माण में सहायता करेगी, जबकि ये हमारे कार्बोहाइड्रेट्स के निर्माण में सहायता करती है। तो इसी के साथ हमारा सेल चैप्टर खत्म होता है। इसका जो अगला पार्ट है, इसके बाद हम डीएनए और आरएनए अलग से पढ़ेंगे। कोशिका के अंदर मेन हम कोशिका के ऑर्गन्स के बारे में पढ़ते हैं, जो कि हमारे क्या हो चुके हैं, फिनिश हो चुके हैं। तो नेक्स्ट पार्ट के हम अंदर हम डीएनए व आरएनए के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद गुणसूत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो धीरे धीरे अपने करते करते पूरे के पूरे सब्जेक्ट को खत्म करेंगे। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा है। अच्छा, आपके सजेशन बहुत जरूरी है। आपको लगता है कि कहीं कुछ सुधार की आवश्यकता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। कोई डाउट भी आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपके डाउट जरूर देखूंगा और उन्हें जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो इसी के साथ आज्ञा लेते हैं। धन्यवाद।